कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। किसी दार्शनिक ने यह सच ही कहा है, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ कंट्री ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि किसी भी देश को महान और शक्तिशाली सोना नहीं बल्कि वहाँ के लोग बनाते हैं। कमोवेश उत्तराखंड में इस कहावत को चरितार्थ किया है यहाँ के सपूत कहे जाने वाले काशी सिंह ऐरी ने। 4 बार विधायक पद की जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्रों का कायाकल्प तो किया ही, साथ ही प्रदेश के युवाओं में एक नई सोच और जोश का जज्बा भी पैदा किया। परिणाम स्वरूप यहाँ के युवाओं को उनकी आवाज मिली और वे अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे, जिसमें उन्हें पृथक उत्तराखंड राज्य के रूप में अभूतपूर्व सफलता भी मिली, जो कि अब तक पहाड़ के लोगों की सबसे बड़ी मांग थी। बेहद संघर्षों और दर्जनों युवाओं के बलिदानों के बाद ही अलग राज्य की यह मांग पूरी हो पाई और आखिरकार हमें हमारा उत्तराखंड मिल ही गया। और इसमें काशी सिंह ऐरी तथा उत्तराखंड क्रांति दल की अद्वितीय भूमिका को किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए काशी सिंह ऐरी उत्तराखंड के युवाओं के रोल मॉडल भी बन चुके हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में विज्ञान विषय के छात्र रहते हुए भी उत्तराखंड की आवाज बन चुके युवा काशी सिंह ऐरी ने पहली बार वर्ष 1985 में उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले डिडीहाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। तब सभी पर्वतीय लोगों को लगा कि यह जीत ऐरी की नहीं बल्कि उनकी अपनी जीत है। यहाँ हम आपको यह भी बताते चलें कि पृथक राज्य की मांग को लेकर ऐरी भाजपा या कांग्रेस किसी भी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि अलग राज्य की मांग हर पहाड़ी की आवाज थी, चाहे वो सीमांत जिला पिथौरागढ़ का निवासी हो या उत्तर काशी का। तब अलग राज्य की मांग को लेकर ऐरी के बागी तेवर देखकर हर राजनीतिक पार्टी के ऑफर उनके पास थे। इन सब को दरकिनार करते हुए अपने ही पहाड़ के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर डी पंत की विकास परक सोच के आधार पर उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया, ताकि हरे भरे उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा का कम से कम नुकसान हो और प्रदेश का संपूर्ण विकास हो सके। ऐरी इस क्रांतिकारी सोच के मुख्य कर्ताधर्ताओं में से एक थे। एमएससी, एमए, एलएलबी करने के बाद वे यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के बजाय अपने पहाड़ों के उत्थान की राजनीति में सक्रिय हो गए, जिसमें वे सफल भी रहे। उन्हें यहाँ के लोगों ने हाथों हाथ लिया और विधानसभा चुनाव में जिताकर अपने प्यार का इजहार भी किया। इसे जनता का भरपूर प्यार ही कहा जाएगा कि ऐरी ने पहली बार वर्ष 1985 में उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले डिडीहाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके बाद भी उन्हें 1989, 1993 और 2002 में जनता का प्यार हासिल होता रहा और वे डिडीहाट व कनाली छिना विधानसभा क्षेत्र से विजयश्री हासिल करते रहे।
प्रदेश की हिल्ट्रॉन जैसी संस्था के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने कंप्यूटर तकनीकी को हर घर तक पहुंचाने की नीति भी बनाई। परिणाम स्वरूप आज अधिकांश उत्तराखंड के युवा कंप्यूटर शिक्षा में दक्ष होकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए काशी सिंह ऐरी एक बार फिर से डीडीहाट विधानसभा चुनाव से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। उनका मानना है कि प्रदेश का माइक्रो लेवल पर विकास होना चाहिए, जिसके लिए उनके पास एक असरदार कॉन्सेप्ट भी तैयार है। आइए देखते हैं अपने अब तक के राजनीतिक जीवन तथा भावी योजनाओं के बारे में क्या कहते हैं काशी सिंह ऐरी। आपने पहला चुनाव किस पार्टी से और कब लड़ा? मैंने पहला चुनाव 85 में उत्तराखंड के अंदर से लड़ा। तो आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? किसको आप अपना राजनीतिक आदर्श मानते हैं? देखिए, हम राजनीति में आए डॉक्टर टी.डी. पंत जी के उससे। हालांकि वो भी वैज्ञानिक थे, वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ तो नहीं थे, लेकिन उनका जो कंसेप्ट था कि पर्वतीय क्षेत्र का जो विकास हो रहा है वो एक तो कम हो रहा है और वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। मतलब उनका एक कंसेप्ट था कि विकास के साथ साथ विनाश नहीं होना चाहिए, नो डिस्ट्रक्शन ओनली डेवलपमेंट। तो एक कंसेप्ट था। वो डॉक्टर टी.डी. पंत कहते थे कि ये चार मीनारी जो संस्कृति है कि आपके बड़े बड़े होटल बन गए, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बन गई, वो विकास नहीं होता है। विकास जमीन तक रहना चाहिए, आम आदमी तक पहुंचना चाहिए और नुकसान कम से कम होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य के लिए आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट था उस समय में? देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट मैंने कहा कि पहला तो विकास का था। विकास जिस तरीके का होना चाहिए यहाँ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक हिस्सा आता है। ये इसकी परिस्थिति और शेष उत्तर प्रदेश की परिस्थिति में फर्क है। तो प्लानिंग अलग अलग होना चाहिए था, वो जो नहीं होता था। पृथक राज्य बन जाने के बाद में आपकी इस राज्य के विकास के लिए अपनी व्यक्तिगत क्या सोच है? देखिए, एक हमारा राज्य है, एक यूनिट है। हमने सिडकुल की स्थापना करके बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्रीज लगा दिए हैं, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हम उद्योगों में दुनिया का कंपटीशन, दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। वो एक सीमा तक ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास है, जो इस उत्तराखंड का वो संपदा है, उस पर आधारित सारी गतिविधि हमारी होनी चाहिए। मसलन पानी हमारे पास, इस राज्य के पास इस बार हिंदुस्तान के किसी राज्य के से ज्यादा है। सबसे ज्यादा पानी हमारे पास है, वो मोनोपोली हमारी है। हम पानी का उपयोग कैसे करें, ये हमको प्लानिंग करके उसका उपयोग करना चाहिए। हम उसको हमारी सरकारें कहते रहते हैं, नारे विधानसभा में भी कहते हैं कि हम उसको ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, और आज 200 मेगावाट बिजली हमको प्राइवेट सेक्टर से खरीदनी पड़ रही है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। आपकी मोनोपोली जो जिसमें आपकी थी, आपने उसका कुछ किया ही नहीं। एक जड़ी बूटी का सवाल है। आप कई नेता लोग कहते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को लेके कहते हैं हम इसको हर्बल स्टेट बनाएंगे, लेकिन जड़ी बूटी में आप जड़ी बूटी के कृषिकरण के लिए, उसकी विपणन के लिए आज तक कोई एक सम्यक पॉलिसी नहीं बनी है। कृषिकरण कहीं अपना प्रयास से लोग पैदा भी कर रहे हैं, तो उसको सही मार्केट मिलना मुश्किल है। एक दो मंडी बनाई इन्होंने, एक रामनगर में बनाई, एक उधर कोटद्वार में बनाई, और वहां जाके जो किसान अपना जो तेज पत्ता हो या दूसरे तीसरी जो भी चीज ले जाता है, उसको ऐसा परेशान करते हो कि इतने भाव में दे जाते तो दे जा, नहीं तो वापस ले जा। 3-4 सेक्टर हमारे ऐसे हैं, चाहे ऊर्जा का सेक्टर लो, पर्यटन का लो, हॉर्टिकल्चर का लो, जड़ी बूटी का लो। तो इसमें हम लोगों के पास जो मोनोपोली है, जो जलवायु हमारे पास है, जो मिट्टी हमारे पास है, जो तासीर हमारे पास है, वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। तो उसको हम लोग ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। जो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अवधारणा की बात ये थी जो कि अभी तक नहीं हुई। तो आप चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो? बिल्कुल। ये जब लागू होगा तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है रोजगार का। विकास और रोजगार दो मुख्य चीजें हैं आज की दुनिया में। तो आप रोजगार हर एक को सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते,
तो रोजगार कैसे बढ़ाएंगे, आमदनी कैसे बढ़ेगी? हमारा राज्य भी बन गया, हमने सड़क भी बना दी, अब सड़क में गाड़ी में चढ़ने के लिए आदमी के पास पैसा नहीं है तो सड़क का क्या मतलब है इसके लिए? तो इसके साथ साथ विकास के साथ साथ आदमी के रोजगार और आमदनी भी बढ़नी चाहिए। एक आम धारणा है यहाँ पर पहाड़ों में, एक कहावत भी लोग बोलते हैं कि यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी यहीं के काम नहीं आती है, तो इसे रोकने के लिए और इसको यहाँ के काम लाने के लिए आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी पार्टी की? यहाँ का पानी और जवानी, अब जवानी की पानी का तो दुरुपयोग हो ही रहा है, जवानी का दुरुपयोग यूं हो रहा है कि उसके पास कोई काम नहीं है, वो अपने भविष्य को समझता है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, ये करना, आगे कुछ होना नहीं है, तो वो शराबखोरी करेगा, ताश खेलेगा या दूसरे तीसरे धंधे करेगा। उसके पास समझ तो है, काम नहीं है, तो वो जवानी भी बर्बाद हो रही है। तो यहाँ के पानी का उपयोग, यहाँ के संसाधनों का उपयोग, यहाँ की जवानी को यहाँ काम देने के लिए, यहाँ रहने के लिए अगर आप करेंगे तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, हमारा कहना ये। इसका सही उपयोग करने के लिए आपकी अपनी क्या सोच है, जैसे कि यहाँ के युवाओं का लगातार पलायन हो रहा है, इसको रोकने के लिए? मैंने पहले ही बताया आपको कि हमारे पास जो ये प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास जो पोटेंशियल है, सरकार का काम क्या है कि उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना, उन संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करने की पॉलिसी बनाना कि ताकि उससे वहां की जनता, उस क्षेत्र की जनता, पूरे प्रदेश की जनता उससे रोजगार कर सके। तो वही हम लोग करना चाहते हैं। उससे रोजगार बढ़ेगा तो नवयुवक उस रोजगार से जुड़ेगा, आमदनी उसकी बढ़ेगी, तो वो पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होगा। तो यही एक तरीका है। इस 4 कार्यकाल में आपने अपने क्षेत्र का क्या क्या विकास किया, वहाँ के आम जनता के हितों को देखते हुए आपकी क्या सोच है और किस हिसाब से आपने वहाँ का डेवलपमेंट किया? माइक्रो हाइडल कॉर्पोरेशन था यूपी के समय में, वो मेरे इनिशिएशन में बना था। इसी जगह पर हमारे तत्कालीन ऊर्जा मंत्री आए थे, सुनील शास्त्री जी, सनाम धन्य लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र। तो मैंने उनको यहीं बैठ के ये सुरिंगाड़ जल पद्धति योजना पर विवाद चल रहा था, उसमें हमारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसको बनाना नहीं चाहता था और हम चाहते थे कि ऐसा बने, तो उसको समझाया। उसके बाद विधानसभा में बहस की तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ी और माइक्रो हाइडल कॉर्पोरेशन बना और उसने बहुत सारी छोटी परियोजनाएं यहाँ पर तब की बनी हुई अभी भी हैं, अब आगे भी बननी है। हमारे प्रदेश में आके वो हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन हो गया पूरा, लेकिन काम नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में जितना काम माइक्रो हाइडल पर हुआ था उतना काम भी राज्य बनने के 11 सालों में ये लोग नहीं कर पाए। दूसरा, अपने क्षेत्र के विकास के लिए चाहे स्कूल की बात हो, सड़क की बात हो, विद्युतीकरण की बात हो या रोजगार दे सकने वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात हो, तो हम लोगों ने अपने क्षेत्र के लिए, मैं दावा कर सकता हूं कि मैं 1996 के बाद, हम 96 में मैं चुनाव हार गया था और उसके बाद जो 1996 तक हमने इस डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र का जो भी हिस्सा है, जितना डेवलपमेंट मैंने किया है उतना 1996 से और उसके बाद राज्य बनने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी विधायक नहीं कर पाया होगा इस क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र में। प्रदेश के विकास के लिए आपकी अपनी सोच क्या है, आपकी अपनी पार्टी की? हमारा सोच यही है कि जिस कॉन्सेप्ट को लेके हमने राज्य बनाया था उस कॉन्सेप्ट पर तो काम हुआ ही नहीं है। मैंने कहा कि एक प्लानिंग का जो वो होगा, हमारा प्लानिंग का जो वो है वो माइक्रो लेवल में जाके हम प्लान करेंगे। एक ही विकास खंड के हम 4-5 सेक्टर बना के वहां के लिए अलग अलग योजनाएं बनाएंगे। अभी तो सब पूरे प्रदेश के लिए या जिले के लिए होता है। हमको प्लानिंग के लिए माइक्रो लेवल पर जाना पड़ेगा, क्षेत्र विशेष में जाना पड़ेगा। वहां के लिए, वहां हम जड़ी बूटी में, वहां हम हॉर्टिकल्चर में, वहां हम एग्रीकल्चर में, वहां हम फ्लोरिकल्चर में, वहां हम हाइड्रो पावर बनाने में क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र की योजना होगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो सारे क्षेत्रों की वहां की परिस्थिति और वहां के संसाधनों के हिसाब से प्लानिंग होगी, डेवलपमेंट होगा, तो वहां के लोगों को उसकी आमदनी मिलेगी, उसका लाभ मिलेगा। आप प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, ऐसे में इन चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारे मुद्दे यही होंगे, कॉन्सेप्ट के, जो राज्य के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए मुद्दे, चाहे वो राजधानी का सवाल हो,
लोगों को समझ में आए ना आए, लेकिन जब तक पर्वतीय क्षेत्र में गैरसैंण में आप राजधानी नहीं बनाएंगे तब तक आप जो माइक्रो प्लानिंग की बात कर रहा हूँ या यहाँ के संसाधनों की बात कर रहा हूँ वो होने वाला नहीं है। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ सवाल है। राजधानी का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, भ्रष्टाचार के सवाल है, और छोटे छोटे क्षेत्रों के वहाँ का प्लानिंग करके उसके विकास का सवाल है। ये तमाम सारे मुद्दे लेकर ही हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात समझाने में हम सफल रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जनता पूरा बहुमत हमको देगी, ऐसी हमें उम्मीद है। आज घोटालों को लेके एक किस्म से राजनीति बदनाम हो चुकी है। आप काफी स्वच्छ छवि के नेता हैं, निर्विवाद हैं, तो ऐसे में आप उन पॉलिटिशियंस को क्या मैसेज देंगे जो करप्ट हैं और फिर से जनता के बीच में जाने की सोचते हैं? उनको तो मैं कोई संदेश दूंगा भी तो वो मानेंगे नहीं मानेंगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन जनता को जरूर मैसेज देना चाहूंगा कि चीजें बहुत बदल गई है। पूरे देश की जनता भ्रष्टाचार और घोटालों से त्रस्त होके अन्ना हजारे कैसे पैदा हो गए? अन्ना हजारे उस जनता की भावना का प्रतीक बन गए जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है, पीड़ित है। तो मैं जनता से ही ये मैसेज देना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि उन्होंने देख रखा है, जनता से कोई बात छुपी हुई नहीं है। वो चाहे वहां का विधायक हो, चाहे प्रदेश का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो उनके कारनामों को जनता अच्छी तरह से जानती है, पहचानती है। तो चुनाव आने में गलती न करे जनता, और दोबारा उन्हीं को, क्योंकि वो हमारे यहाँ कुछ ना उजाड़ खाने गोर, उसको जिसको उजाड़ खाने की आदत है तो वो उसको बाढ़ भी नहीं रोकता है। तो इसलिए उजाड़ खाने वाली गाय को ही हटा दो, अच्छी गाय लाओ जो उजाड़ न खाए और आपको दूध दे, सब कुछ करे। तो अच्छे आदमी का चुनाव होना चाहिए। ये अन्ना हजारे कह रहे हैं, यही मैं भी कह रहा हूँ कि जो आपके बीच में जो आदमी सही छवि का है, सही काम करने वाला है और जनता के बीच में है, तो उसको चुनेंगे तो जनता का ही भला होगा। अगर उन भ्रष्टों को चुनेंगे तो फिर जनता 5 साल के लिए रोती रहेगी। मैं यहाँ पर जनता की तरफ से आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, जनता सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल को ही क्यों वोट दे? इसलिए दे, एक, उत्तराखंड क्रांति दल ने ही उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना सही रूप में की। क्या कॉन्सेप्ट था मैंने आपको अलग अलग समय बताया, वो कॉन्सेप्ट उत्तराखंड क्रांति दल के पास है। दूसरा, जो पूरे आंदोलन के दौर में हम लोगों ने जो कुछ सीखा है, जो कुछ झेला है, जो कुछ जनता की बदहाली वो देखी है, वो उसका सारा खाका हमारे पास है। आप अपना मकान बनाएंगे, उस मकान को अपने ढंग से बनाएंगे और उसके बाद आप उसमें रहेंगे तो उसकी सजावट, उसका सुख सुविधा आप अपने उस सोच के हिसाब से करेंगे। अगर आपने मकान तो बना दिया अपने सोच से और उस मकान में आके रहने लगा कोई दूसरा, तो उस मकान के साथ वो न्याय नहीं कर पाएगा। ठीक ऐसा ही हमारे राज्य के साथ भी हुआ। जो लोग भाजपा, कांग्रेस उत्तराखंड राज्य से कहीं से कहीं तक सहमत नहीं थे, मैंने कहा कि वो जन दबाव में आके भाजपा ने आखिर में उसका समर्थन किया, बना भी दिया, हम कोई उस पर बात नहीं है। लेकिन क्यों बनना चाहिए इसके प्रति हमेशा ये सशंकित थे। तो ये ऐसे लोग जो उस राज्य के कॉन्सेप्ट के साथ कभी जुड़े ही नहीं थे, तो उस राज्य का भला कर ही नहीं सकते हैं। ऊपर से हाईकमान के आदेश पर इनका सब कुछ चलता है, तो ये लोग इस प्रदेश का भला नहीं कर सकते। इसलिए जनता को ये सोचना चाहिए कि ये दिल्ली से मुख्यमंत्री बदलने वाले लोग और जो मुख्यमंत्री दिल्ली को खूब पैसा दे दे वही मुख्यमंत्री बनेगा, ये लोग इस प्रदेश का भला नहीं कर सकते हैं। इस प्रदेश में घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल को वोट जनता को देना चाहिए, ताकि इस प्रदेश का जो कंसेप्ट था, इस प्रदेश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, इसके लिए जो शहादत हुई है, उसके साथ न्याय हो सके, वो उत्तराखंड क्रांति दल ही कर सकता है। इसलिए जनता को उत्तराखंड क्रांति दल को वोट देना चाहिए, हमारा कहना ये। जब आप कभी अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, दिमाग से, शरीर से काफी अपने आप को शांत चित्त कभी हूं, तो ऐसे में कौन सा गाना आप गुनगुनाते हैं अक्सर? पहाड़ी लचका कमर बांध हिम्मत का साथ, लचका कमर बांध हिम्मत का साथ, फिर भोली उजाली होली, फिर भोली उजाली होली, काले रोली रात, लचका कमर बांध हिम्मत का साथ। ये हमारा प्रेरणा वाला गाना भी हुआ था। अच्छा, बहुत प्रेरणादायक गाना, आपका पसंदीदा गाना है। ऐसे में आप सारे प्रदेश के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे यूकेडी की तरफ से? यही संदेश देना चाहेंगे
की जनता को भी कल के सवेरे का इंतजार करना चाहिए, लेकिन कल का नया सवेरा उनके प्रयास से ही आएगा, उनकी सही सोच से ही आएगा, उनके सही निर्णय से ही आएगा, वरना नया सवेरा भी पुराने सवेरे जैसा हो जाए तो फायदा नहीं है। इसलिए हमने कहा कि सतर्क होके, विवेकशील होके उत्तराखंड की जनता उन नुमाइंदों को चुने, उस पार्टी को चुने जो उनको एक नए प्रदेश का जो तोहफा है वो देने में सफल रहे। यदि काशी सिंह ऐरी की ही भांति उत्तराखंड के प्रत्येक जनप्रतिनिधि को प्रदेश के विकास तथा संस्कृति से लगाव हो तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड राज्य विकास की दौड़ में अनेक पश्चिमी देशों के राज्यों को बहुत पीछे छोड़ चुका होगा। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले।